लंबा टॉपिक है ही नहीं। गुप्तोत्तर तो बहुत छोटा है, क्योंकि गुप्तों के अंत के साथ साथ तो विदेशी आने लग गए थे। 510 में याद है भानुगुप्त ने वो ऐरण अभिलेख सती प्रथा, तो ये लोग धीरे धीरे खत्म हो गए। ये मान लो कि इनके बाद भारत में फिर से बंटवारा हुआ। अब देखना समझना, अगले चैप्टर की शुरुआत कर रही हूं मैं। यह है गुप्तोत्तर काल, यानी गुप्त मर चुके हैं। गुप्तोत्तर, गुप्तों के बाद का। ध्यान से समझना इसको। गुजरात के आसपास यहाँ एक एरिया था मैत्रेय, यहाँ के जो राजा थे ना मैत्रेय बन गए ये, वल्लभी गुजरात में। जो पंजाब था ना, पाकिस्तान वाला पंजाब भी, यहाँ जो लोग थे ये हूण। हूण याद है, विदेशी अटैक करते थे बार बार, गुप्तों के ऊपर भी अटैक किया। कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त ने उनको सीधा कर दिया, लेकिन बाद में वो आके हम बस गए कि हम तो यहीं रहेंगे, मर गए गुप्त गुप्त। तो हूण पंजाब की तरफ। थोड़ा सा नीचे आते हैं, हरियाणा। पंजाब से नीचे क्या पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा में थानेसर एक जगह पड़ती है कुरुक्षेत्र में, ये सबसे इंपॉर्टेंट में रहेगा। यहाँ था ये अपना पुष्यभूति। पुष्यभूति, पहले मैंने पुष्य मित्र शुंग कहा था, नाम एक जैसे लगते हैं। वो किसमें था? वो मौर्यों के बाद था, ये गुप्तों के बाद। इसका वंश अलग है, वो पुष्य भूति नहीं था, वो पुष्य मित्र था, अग्नि मित्र, वसु मित्र। यह है पुष्यभूति वंश है ये। इसी को वर्धन वंश भी कहेंगे। इन्हीं राजाओं का एक नाम वर्धन वंश। ठीक है, तो हूण कहाँ हुए? हूण हुए हमारे पंजाब में। और थानेसर वाले जो ये हैं वर्धन वाले, ये हुए हमारे हरियाणा में। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में कन्नौज एक बेल्ट थी, कन्नौज, ये इंपॉर्टेंट है। यूपी का कन्नौज, यहाँ पे जो थे ना ये मोखरी थे, यहाँ के राजाओं का नाम मोखरी, ये वंश थे इनके, खानदान इनके नाम में लगता था। तो यूपी पूछेंगे तो मोखरी, कन्नौज में मोखरी थे। और हरियाणा कहेंगे तो यहाँ ये पुष्य भूति वंश, वर्धन भी कहते हैं। अगर कहेंगे पंजाब तो हूण थे पंजाब में, और अगर इस तरफ कहेंगे तो मैत्रेय। इनके नीचे की तरफ अगर चले हम लोग, तो ये नीचे वाले मान लो अलग रंग से बना लेते हैं। ये मालवा के आसपास, एमपी के आसपास, ये थे उत्तर गुप्त। इनके नाम में गुप्त आएगा, लेकिन ये ओरिजिनल वाले गुप्त नहीं है, गुप्तों के बाद वाले हैं ये गुप्तोत्तर। तो उत्तर गुप्त, मालवा के इलाके के, मालवा और ये मगध के, यूपी और नहीं, बिहार और एमपी के आसपास। एक बंगाल के आसपास थे, ये थे गौड़, ब्राह्मण रहे होंगे, गौड़ नरेश। इनमें एक लड़के का नाम बड़ा फेमस है, शशांक, गौड़ नरेश शशांक। इनमें फेमस है देवगुप्त, इसके नाम में देवगुप्त आता है। ठीक है, इसके बाद दक्षिण की तरफ अगर बात करें तो चालुक्य आ गए थे आगे जाके, चालुक्य दक्षिण भारत में। कलर चेंज कर देते हैं इसका, ब्लू कर देते हैं। यहाँ था चालुक्य। ये छोटे छोटे हैं, बहुत ताकतवर नहीं है ये, अपने अपने एरिया में बैठे हैं बन के। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यहाँ असम की तरफ। यहाँ कोई राजा था जिसका नाम था भास्कर, भास्कर सूरज को बोलते हैं, भास्कर वर्मन। तो देखो कितने लोग हैं, ये सब किसके बाद है? गुप्तों के बाद। गुप्त कितने ताकतवर थे? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, उसके बाद भी 8 और आए, यानी 15 लोगों ने राज किया। कितना पैसा, कितना सोना, सब कुछ बहुत ज्यादा। लेकिन बाद में सबका अंत हुआ। हर चीज का अंत निश्चित है बेटा, चाहे कोई कितनी बड़ी चीज हो। हमेशा, जैसे अंबानी अडानी, तुम्हें क्या लगता है आज से 1000 साल बाद भी होंगे? नहीं होंगे, नाम भी नहीं जानता होगा कोई। हर चीज खत्म हो जाएगी, सब चीजें खत्म होंगी, कोई और आएंगे, किसी और का नाम होगा। तो ऐसे ही गुप्त वंश खत्म हो गया। ये छोटे छोटे कितने ढेर हो गए। जब मैंने पढ़ाई की ना बेटे, जब मैंने नोट्स बनाया तो मैंने मैप बना के सबको लिख लिया था, ताकि मैं ना भूलूं। मैप से चीजें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। सबसे पहले पंजाब की तरफ हूण थे, विदेशी आके बस गए। हरियाणा में वर्धन, हरियाणा वृद्धि करता, वर्धन, हर्षवर्धन वगैरह आएंगे, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन वगैरह। यूपी में कन्नौज में मोखरी वंश। और उस तरफ चले जाओ गुजरात की तरफ तो मैत्रेय। फिर आ जाओ एमपी की तरफ, मालवा की तरफ तो देवगुप्त, उत्तर गुप्त वाले। फिर चले जाओ इस तरफ बंगाल की तरफ तो शशांक, गौड़ नरेश। और उसमें चले जाओ 7 बहनों वाले असम में तो भास्कर बर्मन। अब ये सब आपस में अपने अपने एरिया में बैठे हैं कि भैया मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ राज करूंगा, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ राज करूंगा। सब अपने एरिया में राज कर रहे हैं, बढ़िया अपना टैक्स कलेक्ट करते हैं, मजे की जिंदगी जी रहे हैं, सबके पास सेना है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पर कुछ लोग होते हैं घटिया, वो उनको शांति नहीं होती, दूसरों को परेशान करेंगे ही करेंगे। अब हुआ क्या, इनमें एक इलाका जो ये ग्रीन है, थानेसर, इसकी कहानी सबसे पहले सुनते हैं। थानेसर, इस बेल्ट में एक खानदान है, एक आदमी है जिसका नाम है पुष्यभूति, पहला आदमी। तो जितने इसके वंशज होंगे ना, वो सब कहेंगे हम तो पुष्यभूति वंश के हैं। उन्होंने अपने पहले आदमी का नाम ही अपना वंश, जैसे अपना सरनेम
वही बना लिया पुष्यभूति वंश। तो इसमें बहुत सारे लोग हुए, लेकिन जो सबसे फेमस हुआ वो आदमी था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, इन सब के नाम में ना वर्धन भी आएगा, तो इसलिए पुष्यभूति वंश का ही एक नाम क्या है, वर्धन। वर्धन का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ोतरी। तो पुष्यभूति के वंश में आगे जाके कभी एक लड़का हुआ जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन। बीच में बहुत लोग हुए लेकिन फेमस नहीं है। इस प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे हुए। इसका एक सबसे बड़ा बेटा हुआ जिसका नाम इसने रखा राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। इसकी एक बेटी हुई इससे छोटी जिसका नाम इसने रखा राजश्री। दोनों के नाम में राज राज दिखेगा। सबसे छोटा बेटा हुआ जिसका नाम इसने रखा हर्ष। वर्धन अपने आप लग गया। ठीक है, तो राज्यवर्धन, राजश्री, हर्षवर्धन, ये 3 हुए बेटा। ये इसकी बेटी है, पुत्री, ये बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा। प्रभाकर वर्धन बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, खूब पैसे आते थे, बढ़िया खुश था, बढ़िया परिवार था इनका। और इनका टैक्स कहाँ से आता था, हरियाणा से। हरियाणा की जमीन में बढ़िया खेती होती है, तो बढ़िया सब काम था, कुछ चिंता नहीं थी। जब बेटी बड़ी हुई तो हर बाप सोचता है अपनी बेटी की शादी अपने से तगड़े घर में करूं। भाई सबकी इच्छा है, जितने लोग सुन रहे हैं उनकी भी इच्छा है कि उनकी बहन अपने से तगड़े घर में जाए, सबकी इच्छा होती है। जैसे हम हैं, हमारी बेटी उससे ऊपर जाए, ये नेचुरल सी एक फीलिंग है, हर बाप के मन में यही आएगी, हर भाई के मन में। तो इसके पिता ने और उसके बड़े भाई ने कहा भाई राजश्री जो है बड़ी हो गई, अब इसकी शादी के लिए लड़का देखना चाहिए। तो लड़का आसपास से तो ढूंढोगे और कहाँ भेजोगे। इनके सबसे पास या तो हूण थे, तो विदेशी थे, और ये खूंखार थे, ये अच्छे लोग नहीं थे, ये मतलब मारकाट करते थे। तो बेटी सेफ नहीं है ना इनके साथ, कल को लड़ी पड़े, हिस्सा ही खाने आ जाए। तो फिर कहा फिर कहाँ ठीक रहेगा, तो आसपास में अगला पास था कन्नौज। कन्नौज था यूपी का इलाका। यूपी हरियाणा से ज्यादा बढ़िया है अगर बात करें मिट्टी की, एरिया की। ठीक है, हरियाणा भी बहुत रिच है, लेकिन यूपी में ज्यादा बढ़िया खेती होती है। अगर आप हरियाणा का गन्ना और यूपी का गन्ना देखें तो यूपी का गन्ना ज्यादा बढ़िया है। आप हरियाणा के गेहूं देखेंगे यूपी के, तो यूपी के ज्यादा बढ़िया, उनकी मिट्टी ज्यादा अच्छी, क्योंकि गंगा का उपजाऊ मैदान है। गंगा को कितना सारा पानी गंगा लेकर आती है, आसपास का सारा एरिया जलोढ़ मिट्टी है। तो इन्होंने कहा भाई अपने से तगड़ा जो परिवार, बढ़िया परिवार दिखता है वो तो कन्नौज का ही है। तो इसके पिताजी ने रिश्ता भिजवाया कि भाई ऐसे ऐसे हमारी बेटी जो है उसकी शादी करनी है। और कन्नौज में जो है लड़का अच्छा था, वो ग्रह वर्मन उसका नाम था। तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कन्नौज के घर रिश्ता गया। कन्नौज वालों का लड़का जवान था, उन्होंने कहा ठीक है भाई अच्छी लड़की हमें भी चाहिए, खाता पीता घर है, हमारे जैसे ही है, ये भी खेती करते हैं हम भी खेती करते हैं, मतलब भाई टैक्स कलेक्शन खेती का काम था, तो ठीक है यहाँ से लड़की ले लेते हैं। तो इन लोगों ने, कन्नौज वालों ने थानेसर वालों की बेटी का रिश्ता ले लिया, शादी हो गई। अब वो लड़की अपने घर से, अपना घर कहाँ, थानेसर हरियाणा छोड़ के और कन्नौज चली गई। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। कुछ लोग इतने नीच थे कि उनको ये दिखा कि यार ये तो ना प्रॉपर्टी 2 इकट्ठी हो गई। कैसे भाई, यूपी और हरियाणा दोनों ताकतवर, रिश्तेदारी हो गई। तो इस बात से ना इनके पड़ोसी चिढ़ेंगे। इनके पड़ोसी कौन है, अभी मैप में देखते हैं। किसी की, अब तुम्हारे घर में आसपास किसी की तगड़े घर में शादी हो जाए तो पड़ोसी चिढ़ते हैं कि इनका तो बहुत बढ़िया रिश्ता मिल गया भाई, इनका तो तगड़ा परिवार मिल गया। तो इस बात से ना चिढ़ होती है। अब इनको भी चिढ़ हुई, तो इसके पड़ोसी देखें कौन कौन लोग हैं। अब इस हरे वाले के पड़ोसी देखना, एक तो ये चिढ़ेंगे और एक ये कौन कौन है, ये तो उत्तर गुप्त है, देवगुप्त, और यहाँ है शशांक। ये दोनों ना प्लानिंग करेंगे कि भाई ये यूपी जो इलाका है कन्नौज का, ये तो हमारे हिस्से में आना चाहिए, नहीं तो फिर ये हरियाणा वाले जो है ना, इन्होंने रिश्तेदारी बना ली यहाँ। इन्होंने इसका मर्डर कर दिया। इस कन्नौज वाले जो राजकुमार था ना, जिससे शादी की थी उन्होंने अपनी बेटी की, राजश्री की, इसका मर्डर कर दिया। इसका मर्डर कर दिया तो ये कोई ऐसे थोड़ी ना कि किसी भी घर से है, इसके बाप और भाई नहीं बैठे हैं क्या। प्रभाकर वर्धन की किस्मत देखो, प्रभाकर वर्धन उसी साल मर गया। प्रभाकर वर्धन 605 में मर गया। वहां पिताजी मरे और यहाँ पति मर गया। तो एक तरह से उस लड़की के सिर पे से बाप का साया भी गया और पति का भी। फिर भी अभी उसको था कि कोई बात नहीं, मेरे भाई बैठे हैं। राज्यवर्धन रहा, और हर्ष तो खैर बच्चा था। राज्यवर्धन ने कहा भाई पता चला कि बहन के साथ ऐसे ऐसे हो गया, उसका तो पति मार दिया और उसके हिस्से पे, प्रॉपर्टी पे कब्जा करने आ गए ये 2 पड़ोसी। तो ये गुस्से में अपनी सेना लेके बोला मैं देखता हूँ भाई, मेरी बहन का घर है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बचाऊंगा। ये पहुंच गया लड़ने के लिए। अब सोचो, यहाँ से थानेसर से इसका मर्डर हुआ है, अब इसका जीजा है तो ये लड़ने गया इसके साथ। पहले इसने इसको मार डाला, देवगुप्त मर गया। गुस्से में था ना, एक तरह से बदला लेना था। पिताजी गुजर गए, अभी पिताजी के गम से उभरे थे, उससे पहले जीजा मार दिया। अब जवान बहन है, कहाँ रखेंगे। तो इसने इसका मर्डर कर दिया, देवगुप्त का। देवगुप्त का मर्डर तो एक तो हटा रास्ते में से। अब सोचो, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी खाली हो गई भाई, उसी का तो लड़का है वो। अब इसने कहा कि और कौन था, तो पता चला ये शशांक भी थोड़ा आसपास में गड़बड़ में हो सकता है। तो ये इसके पास गया,
शशांक इतना चालाक आदमी था, इसने उसको महल में बैठाया, बड़ी अच्छी तरह से बातचीत की, ऐसा चालाकी से ऐसा दिखाया कि नहीं मैं तो था ही नहीं, मुझे तो पता नहीं किसने ये नीच काम किया, जबकि शशांक का पूरा हाथ था देवगुप्त के साथ। लेकिन जब ये गया ना तो इसने इसको महल में बढ़िया तरह से खिला पिला कर कहा नहीं नहीं आप तो हमारे मेहमान हैं और हम ऐसा क्यों करेंगे, हमें क्या मतलब, हम तो कहाँ बैठे हैं जी बंगाल में, वो प्रॉपर्टी यूपी, हमें कुछ मतलब नहीं है, आपकी बहन आपकी प्रॉपर्टी। ऐसे कह के अब ये उसकी बात में झांसे में आ गया, इसने चालाकी से इसका मर्डर कर दिया, मतलब दोस्ती से दिखा के उसको मार डाला। अब बेचारे को उसको विश्वास तो ये था ना कि हाँ भाई मैंने तो विश्वास कर लिया, मतलब उसमें पीठ में छुरा भोंक दिया। अब वो मर गया, उसके मरते ही शशांक ने पता क्या सोचा, मेरा रास्ता साफ हो गया। कैसे? ये तो इसने मार दिया, जो ये वाला था इसने इसको मार दिया, मेन राजा मर गया इसका प्रभाकर वर्धन, मैंने उसका बेटा मार दिया, यहाँ वाले को इसने मार दिया, ये खाली हो गया, इस वाले को इसके बेटे ने मार दिया, तो ये तीनों प्रॉपर्टी खाली हो गई ना। अब सोचो, हरियाणा भी खाली, यूपी भी खाली और एमपी भी खाली, तीनों को अपनी प्रॉपर्टी कौन बना लेगा? ये शशांक। लेकिन इतना आसान नहीं है, इसका वो छोटा बेटा भी जिंदा था। कौन सा बेटा इसका? हर्षवर्धन। सिर्फ 16 साल का एक लड़का, 590 में पैदा हुआ था और अभी 606 आया था। अभी 2 साल पहले ये कितना फ्री था बेटा, इसको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि इसके पापा और इसका भाई बैठा था और एक ताकतवर रिश्तेदारी इनकी हो गई थी। कहाँ पर इनकी रिश्तेदारी हो गई थी? यूपी के कन्नौज में। तो एक 14 साल 15 साल के लड़के को ये था कि यार मैं तो बहुत तगड़े घर से हूँ, मेरे तो भविष्य जो है बड़ा सेटल्ड है, मुझे क्या चिंता, मेरे फादर बैठे हैं, मेरा बड़ा भाई बैठा है, हमारी रिश्तेदारी इतनी तगड़ी, मेरी बहन बहुत अच्छे घर में गई है। लेकिन देखो बेटा, जब काल घेरता है ना किसी को तो परिवार को चारों तरफ से मारता है और उस टाइम पे अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तब भी था, आज भी है। जब मुसीबतें आती है ना चारों तरफ से घेरती हैं आदमी को, फिर सारे काम उल्टे होते हैं, कहीं भी उसके पैर नहीं टिकने देती। वो एक समय होता है, वो समय का फेरा पता नहीं कब किस पे आ जाए, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, ना पैसे का, ना सेहत का, किसी भी चीज का, क्योंकि कब क्या चीज गायब हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और सिर्फ एक चीज नहीं जाती, जब बुरा समय आता है ना तो वहां भी नुकसान, वहां भी नुकसान, वहां भी हर तरफ नुकसान आता है। ईश्वर ना करे वो समय किसी पर ऐसा बुरा आए। तो ये जब नौकरियां बात करते हैं ना हम, ये नौकरियां तब काम आती हैं जब कोई मुसीबत आ जाए, भगवान ना करे लेकिन किसी बच्चे के पिताजी गुजर गए, और सोचो वो इकलौते अर्निंग हैंड थे, पीछे 3-4 भाई बहन है और इकलौती माँ। अब क्या करेंगे? 1-2 महीने तो माँ नाना कर देंगे, सहारा दे देंगे, बेटा 2-3 महीने बाद कोई नहीं आता, फिर आप बस घर में अकेले बैठे हैं, राशन खत्म हो गया तो किसी को चिंता नहीं है। आप 1 महीने मांगेंगे, 2 महीने, तीसरे महीने सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, फिर फील होता है कि दुनिया में कोई नहीं है। और उस टाइम भगवान ना करे परिवार में कोई बीमार हो गया तो, और क्रिटिकल बीमारी निकल आई तो अब उसके पैसे कहाँ से आएंगे? सोचो माँ को ही कुछ हो जाए, बाप गुजर गया और माँ हॉस्पिटलाइज्ड हो और उसके खर्चे ना हो तो बच्चों का क्या होगा? वहां हमें बचा लेती है नौकरी। जैसे जब बहुत बुरा समय आता है ना, तो आपके पैर जमे हुए हैं, अगर आप सिर्फ एक नौकरी में हैं, आप मान लीजिए 40,000 ही कमाते हैं, कोई दिक्कत आ गई ना, मेडिकल, सरकार खड़ी है आपके साथ, सबसे बढ़िया अस्पताल में अपने माँ बाप का हम इलाज करा सकते हैं। हम मैक्स में, अपोलो में 20 लाख लगते होंगे तो भी सरकार देगी, और 10 लाख लगते होंगे तो भी सरकार देगी, हम तो हो गए ना फ्री। आदमी की पूर्ति नहीं कर सकता बेटा कोई भी, वो तो सरकार भी नहीं कर सकती। लेकिन एक होता है ना कि आदमी के जाने के बाद घर की दुर्गत जो होती है, उससे सरकारी नौकरी बचा लेती है। या तो बैंक में बहुत पैसा हो कि भैया मेरे तो 10 लाख आने हैं, चाहे कोई जिए चाहे मरे, हमारे घर में तो 10 लाख आने ही आने हैं, तब तो फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन जहां आम परिवार होते हैं वहां अमूमन अर्निंग हैंड एक होता है, उसको कुछ हो गया तो सब तहस नहस हो जाता है। तो इसके घर में अब सोचो, इसके पिताजी 14-15 साल में तो कितना फ्री था, भाई बाप है, भाई है, मेरे जीजा जी सब अमीर है, हम तो तगड़े परिवार, एकदम सब खत्म हो गया विदिन 1 ईयर। 605 में पिताजी गए, पिताजी के जाते ही वो जीजा का मर्डर हो गया, जीजा के मर्डर के साथ बड़े भाई का मर्डर हो गया, विद इन फ्यू मंथ सब खत्म हो गया, और सारी जिम्मेदारी 16 साल के एक जवान भी नहीं हुआ था लड़के के कंधों पर। अब सोचो ये क्या करे, इसके पास क्या ऑप्शन है? या तो ये भाग जाए सब चीजों से मुंह फेर के, या ये कोशिश करे, लेकिन उस कोशिश में डर समझ के देखना कितना होगा, क्योंकि इनके खानदान में भी कोई नहीं बचा। अगर ये भी मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। बहन विधवा हो गई, माँ के पास कुछ है नहीं, ना भाई ना बाप, तो पूरा खानदान इसने दाव पे लगाया कि मैं लड़ूंगा। ये भी तो बहुत बड़ा जिगरा था, नहीं तो भाग जाता। 16 साल के लड़के को क्या ही, और अब से पहले कौन से इसने युद्ध लड़े थे। लेकिन बेटा इसने इतनी इतनी मतलब ताकत दिखाई, इसने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और कहा मैं अपने भाई का और अपने जीजा का बदला लूंगा। इसकी बहन जंगल में चली गई, उसको दिखा कि यार मेरा बाप भी मर गया, मेरा पति भी नहीं रहा, और मेरा भाई जो वो भी मार दिया, अब मेरा छोटा भाई 15-16 साल का क्या ही करेगा, तो इससे बढ़िया तो मैं भी मर जाऊं। वो सती होने जंगल में चली गई। इसको खबर लगी, अपनी फौज लेके पहुंचा। किस्मत देखो कभी कभी कैसे आदमी का हेल्प कर देती है किस्मत। जब ये अपनी फौज लेके चला ना यहाँ से थाने सर से, तो इसकी मदद करने अपने आप ऑटोमेटिकली, इसको लड़ना था इससे, तो
तो यहाँ से जा रहा था, यहाँ से ना जो भास्कर वर्मन था ना, ये असम वाला, इसने अपना आदमी भेज दिया यहाँ सेनापति, और कहा सेना ले जा, उस लड़के को जरूरत है, उसकी मदद करो। जैसे कुछ लोग अच्छे होते हैं बेटा, वो आपके बुरे समय में फरिश्ते की तरह बन के आते हैं, भगवान खुद तो नहीं आते, कुछ लोग तो आ ही जाते हैं। भास्कर वर्मन ने अपनी फौज भेजी कि जाओ, वो लड़का जवान है, बच्चा है अभी, और ये चालाक है शशांक, इसने सारा खेल रचा, इसी ने तो मरवाया कन्नौज वाले को, इसी ने मरवाया देवगुप्त को, इसी ने खुद मारा राज्यवर्धन को, इसने 3 आदमी मरवा दिए, यूपी वाला इसने मरवाया, एमपी वाला इसने मरवाया, थानेसर वाला इसने मरवाया, और ये किस चक्कर में है कि सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं। अब उस बच्चे को तो क्या ही छोड़ेगा जब इसने 3 इतने ताकतवर आदमी नहीं छोड़े। लेकिन ईश्वर जिसके साथ हो ना बेटा, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। उसकी किस्मत में था कि उसको जीतना है, उसको हेल्प मिल गई भास्कर वर्मन तो तेज आदमी था, दोनों की इकट्ठी फौज गई, और इसने जाके गुस्से में था ही गॉड नरेश शशांक का मर्डर कर दिया, ये मार दिया। अब इमेजिन करो किस्मत इसको क्या क्या देना चाहती है। ऊपर से नीचे की पट्टी को देखो, हरियाणा खाली, यूपी खाली, एमपी खाली, और अब बंगाल खाली। यानी इस पूरी पट्टी में जो मैंने इतने सारे लोग बनाए थे, अब ये सब मर गए, सब के सब मर गए। और अब इस प्रॉपर्टी पर यहां से शुरू कर दे थानेसर, यहां से लेके, और ये पूरी प्रॉपर्टी, पूरे की पूरी प्रॉपर्टी, कहाँ तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी के थे, ये तो बस यही तो थे, इतने से थानेसर ये लिखा। लेकिन अब ये पूरी प्रॉपर्टी में एक सिंगल आदमी नहीं है जो काम कर सके, इसको राज मिल गया। 16 साल में ये पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। कहते हैं ना, रिस्क का नहीं पता, ये पता नहीं आपको कहाँ ले जाए। लेकिन बेटा इमेजिन करो, अगर शशांक इसका मर्डर कर देता तो ये हिस्ट्री बनती ही ना, क्योंकि इसके पिता और इसके भाई ने कोई बहुत बड़ा योगदान थोड़ी ना दिया। इसके पिता और इसके भाई की क्या कहानी है, क्या बताया मैंने आपको। इसके पिता और भाई तो छोटे से इलाके के राजा थे, थानेसर के, तो ऐसे तो 1000 राजा थे, उन सबकी कहानियां थोड़ी ना इतिहास में लिखी गई हैं। इसकी कहानी के कारण इनका इतिहास लिखा गया। तो 16 साल के लड़के ने अपनी जान दांव पे लगा के वंश खत्म हो जाता, इस रिस्क पे उसने लड़ाई लड़ी, और ईश्वर ने उसका साथ दिया, उसकी मदद की भास्कर वर्मन ने, और फिर इसने पूरी प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लिया। फिर अपनी बहन की खोज करवाई कि मेरी बहन कहाँ है, तो कहीं जंगल में वो लड़की, वो अपनी बहन इसको मिली, उसको वापस लेकर आया। इमोशनल भी था ये लड़का, अपनी बहन को वापस लाया और सती नहीं होने दिया, और कहा कि तू क्यों मरेगी, भाई तेरा आदमी नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे साथ तू, मैं राज करूंगा, सारी प्रॉपर्टी हमारी, और हम आराम से जीवन काटेंगे। अब सोचो, ना बाप है ना भाई है, सब मर मरा गए, लेकिन फिर भी इस लड़के ने लाइफ से मुंह नहीं मोड़ा, और लाइफ ने फिर इसको दोबारा से पॉजिटिव डायरेक्शन में भेज दिया। फिर ये इतना ज्यादा दानी बन गया, दुनिया भर का पैसा भी तो आया ना, खूब पैसा कमाया, बड़े बड़े यज्ञ करवाता, 5-5 साल में ना बहुत बड़े लेवल पे दान करता। तो महामोक्ष परिषद, जिसमें कि ये भाई मोक्ष के लिए, कि मुझे मोक्ष मिल जाए। पर देखो किस्मत, इसका बेटा नहीं हुआ, इसकी बेटी थी, बेटा नहीं था, तो इसका वंश इसके साथ समाप्त हो गया। इसका वंश बस राज करने के लिए ही ईश्वर ने इसको वो सारे लड़ाइयां करवाई थी, वरना इसका वंश पहले खत्म होता तो इतिहास ही ना बनता। मैंने किसी की कहानी नहीं सुनाई तुम्हें, मोखरियों में मैंने कोई बड़ा नाम थोड़ी ना लिया, मैंने किसका नाम लिया, बस एक राजकुमार का जिसको कि मर्डर हो गया। मैंने भास्कर वर्मन के अलावा किसी का नाम नहीं लिया, मैंने गॉड नरेश शशांक के अलावा उनके खानदान में, लेकिन इसकी तो पूरी कहानी है ना बेटा। ये है सबसे बड़ा राजा, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू, और इसने बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत काम किया। ठीक है, तो अब हमें जो पढ़ना है वो एक अकेला लड़का जिसने सारी बाजी पलट दी। कौन लड़का है ये? हर्षवर्धन, और इसने राज किया है 606 से 605 तक इसके घर में सब थे, और 606 में सब खत्म था। 606 से और 647 अंतिम सांस तक इसने राज किया। इसका जन्म है 590 का, इसका मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं जिया ये, 10 साल वो 57 साल जिया, लेकिन 57 साल में इसने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। तो हर्षवर्धन बहुत बहुत बड़ा एक प्रतापी राजा, पूरी बेल्ट का सारा टैक्स इसके पास जाता था। और इसके टाइम में एक आदमी घूमने आया था विदेशी, उसका नाम था हुएन सांग। दोनों का नाम ह से है, हर्षवर्धन भी ह से है और हुएन सांग भी। ये चीन से आया। अब जरा याद करें, गुप्तों के टाइम में भी एक चीन से आया था जिसका नाम था फाहियान, धर्म गुरु। उसने फूको की किताब लिखी थी और लिखा था कि अरे ये तो बहुत अच्छा देश है, ब्राह्मणों का वर्चस्व है यहाँ, और यहाँ घरों में कोई ताले नहीं लगाता, और जो है लोग पूजा पाठ करते हैं, बड़े सात्विक प्रवृत्ति के हैं। लेकिन यहीं कुछ अजीब से लोग भी हैं, चांडाल। याद आया ना आपको, मैंने बताई थी सारी बातें। तो वो पहले आया, हर्षवर्धन वाला बाद में, क्योंकि वो तो बेटा पुरानी बात है ना। अब ये हुएन सांग आया चीन से, ये भी धर्मगुरु टाइप का है। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है सी यू की।
उसका नाम था फूको की, फाहियान की फ से फूको की, इसकी है सी यू की। तो हुएन सांग हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पे ना एक बहुत बढ़िया आदमी था जिसका नाम था बाण भट्ट, वो इसका राजकवि था। तो इसने बाण भट्ट को कहा कि भाई मैं कल को रहूं ना रहूं, मेरा इतिहास में मेरे बाप का, मेरे दादा का, हमारे वंश का नाम रहना चाहिए, तो तुम कुछ बढ़िया सी किताब लिखो हमारे लिए, हमारे ऊपर। तो बाण भट्ट ने फिर इसके लिए किताब लिखी थी हर्ष चरित, जिसमें हर्ष की कहानी है। और हर्ष अकेला नहीं है, हर्ष के तो बाप दादा परदादा भी बड़े आदमी थे। तो इसमें इसने 8 चैप्टर लिखे, उनमें से 3 में इसने हर्ष के पूर्वजों का जिक्र किया। ये पेपर में आया हुआ है इसलिए बता रही हूँ, वरना मैं नहीं बताती, ये एग्जाम में आया था। तो हर्षवर्धन की जो किताब है, जो इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को बताती है, इसके खानदान को, ये सारी, ये जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई, तुम्हें क्या लगता है ये हमें कैसे पता चली ये कहानियां? क्योंकि ये लिखी है सारी बातें कि किस किस तरीके से क्या क्या हुआ इसके साथ, ये सब लिखा है, तभी तो पता है, वरना कैसे पता चलेगा? कहाँ लिखा, किसने लिखा? तो ऑब्वियस सी बात है इसी के टाइम पे लिखा गया, बाद में कौन लिखवाएगा? बाद में तो मुसलमान आ गए थे 712 वाले। तो इसके टाइम में बाण भट्ट ने लिखा हर्षचरित करके, इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, इसका स्केच लिखा, जिसमें 3 चैप्टर इसके दादा परदादा जितने लोग थे सबका नाम, फिर 5 चैप्टर इसकी विजय, कि कैसे इसने भास्कर वर्मन के साथ हाथ मिला के कैसे विजय प्राप्त की, शशांक को मरवाया, सारी कहानी लिखी जो मैंने आपको सुनाई। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाण भट्ट ने एक तो हर्षचरित लिखी, और इस हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी। कुछ लोग कहते हैं कि झूठ बात है, किसी और ने लिखी थी, उसका नाम कुछ बताते हैं कोई और था, हाल करके उसका नाम था शायद, और उससे इसने पैसे दे के और चुप करा दिया, कहा कि मेरी किताब है ये, और उसने इसको ये बेच दी एक तरह से, पता नहीं सच है कि झूठ है। तो कहते हैं हर्षवर्धन की 3 फेमस किताबें हैं। क्या फेमस किताबें हैं ये देखें जरा। एक फेमस है इसकी किताब नागानंद, एक है रत्नावली, एक है प्रिय प्रिय दर्शिका। ठीक है, कैसे याद रहेगी, ट्रिक देख लो। इसको, हर्ष को, एक तो नाग और एक रत्न, रत्न कीमती पत्थर, नाग जानवर, मतलब उसमें एनिमल में, तो प्रिय थे, इसको ऐसे याद कर लो, हर्ष को नाग और रत्न प्रिय थे। ये 3 इसकी किताबें, हर्षवर्धन की 3 किताबें, रत्नावली, रत्न और नाग, नागानंद, और एक किताब का नाम क्या था, प्रियदर्शिका। जबकि इसका जो, वो इसके यहाँ रहता था बाण भट्ट, इसने क्या लिखी है, हर्षचरित। उनके किसी के चैप्टर नहीं आएंगे, इसके चैप्टर पूछे गए थे, कितने चैप्टर हैं, 8। ऐसे याद है अष्टाध्यायी भी थी, वो किसने लिखी थी, पुराने टाइम में, जिसमें 8 चैप्टर थे। पतंजलि ने बाद में उसके ऊपर महाभाष्य लिखी, वो पहले लिखी गई थी पाणिनि ने, महापद्मनंदन के टाइम पर। ठीक है, चलो, क्या हम इसमें हर्ष का टॉपिक निकाल सकते हैं? निकाल दे बेटा। कल शायद मेरी क्लास ना हो पाए, कोई नहीं, कर दे, उसमें दिक्कत नहीं है।